अच्छा, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन महक ने पूछा है। एसिड बेस का ये क्वेश्चन है और ये एसिड बेस के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। पहले तो ये देख लीजिए कि हमारे पास सोडियम फॉर्मेट क्या होता है और फॉर्मिक एसिड क्या होता है। HCOOH ये फॉर्मिक एसिड है। एक मिनट बेटा, जरा सा वेट कीजिएगा। अच्छा बेटा, तो ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, ठीक है। फॉर्मिक एसिड की कंसंट्रेशन 1 मोल और सोडियम फॉर्मेट की कंसंट्रेशन भी हमारे पास 1 मोल दी हुई है। सही है। और हमसे कह रहे हैं व्हाट विल बी द पीएच ऑफ इट इफ 0.1 मोल HCl एंड 0.201 मोल NaOH आर एडेड इन दिस सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला काम, अच्छा पहले मैं पार्ट बी का भी डाटा यहाँ पे मेंशन कर लूँ। पार्ट बी के डाटा के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमने कंसंट्रेशन ऑफ HCl यहाँ पे मेंशन करी। कंसंट्रेशन ऑफ HCl जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो 0.1 मोल ऐड करेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ NaOH जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो सर 0.201। शायद ये ना जी सर शायद ये पी के या के की वैल्यू बताना भूल गई है। हाँ सर, वो जी बिल्कुल, नहीं शायद नहीं, बताई थी। कन्फर्मली भूल गई हैं। और के की वैल्यू बताइए। 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। 1.8 एक्सपोनेंट -4 और वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है हमें 1.01 DM³ तो ये न्यूमेरिकल हमें कहा है और ये न्यूमेरिकल अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो दो पार्ट्स हैं। पहले ये बफर सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल है। बफर सॉल्यूशन के पार्ट ए के हवाले से अगर बात करूं तो इसमें हमें पीएच कैलकुलेट करनी है। पीएच इज इक्वल टू, आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर। ओके, मैं सबसे पहले पीएच कैलकुलेट कर लेता हूँ। पीएच बफर सॉल्यूशन की हमारे। अच्छा, एक बात याद रखना कि ये जो 1 मोल 1 मोल दिया हुआ है, दिस इज मोल। और हमें हेंडरसन्स इक्वेशन जो होती है पीएच, नहीं सबसे पहले तो मैं पी के ए कैलकुलेट करता हूँ, सॉरी। के की वैल्यू से मैं पी के ए कैलकुलेट करूंगा और पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए। तो हम के का लॉग निकालते हैं जो कि हमारे पास आएगा 1.8 एक्सपोनेंट -4। पी के ए की वैल्यू ये होगी। अच्छा, ये पी के ए आप निकालिए, कितना आ रहा है? 3.74। 3.74। दिस इज आर पी के ए वैल्यू, ठीक है। अच्छा, पी के ए वैल्यू निकालने के बाद अब हम पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, सवाल में हमें ये कहा गया है कि आर एडेड इन बफर सॉल्यूशन सेपरेटली। अच्छा, ये बफर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1.01। तो हमें कंसंट्रेशन सॉल्ट और एसिड की जो पुट करनी होगी वो किस तरह से हम पुट करेंगे? ये तो 1 मोल है ना, ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये मोल है। इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन का सिंबल गलत बना दिया, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास मोल है। मोल ऑफ दिस एंड मोल ऑफ दिस। अगर मैं इनको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मुझे इसकी वन वैल्यू को डिवाइड करना होगा 1.01 से और इसकी वन वैल्यू को भी 1.01 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर ये कंसंट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो प्लीज मुझे जरा आंसर बताइए। सर आगे जाके ये दोनों कैंसिल तो हो ही जाएंगे, तो फर्क पड़ेगा क्या?
बेटा फर्क पड़ता है, आप कन्वर्ट तो कर लीजिए। सर सर आंसर है 0.99 0.990। 0.990, जीरो। 0.990, ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई, ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई। फर्क वहां पर पड़ता है जहां पर कोई स्टेप देखना चाहता हो। आप अपनी तरफ से हमेशा परफेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, आप कहीं पर गुंजाइश नहीं छोड़ते कि आपके मार्क्स डिडक्ट हों। लॉग ये हो गया 0.990 डिवाइडेड बाय 0.990। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको पीएच का जो आंसर यहाँ मिलेगा वो मिलेगा 3.74। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैंसिल होकर आंसर आएगा 1, और log 1 की वैल्यू होती है 0, तो 3.74 प्लस 0 आंसर 3.74 ही रहेगा। तो दिस इज योर पीएच। ठीक है, ये आपकी पीएच है। ये किस चीज की पीएच है? पीएच, यहाँ पे आप लिख दीजिए पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, यानी कि जब आपने सोडियम एसिटेट, सोडियम फॉर्मेट और फॉर्मिक एसिड के सॉल्यूशंस को अलग अलग बनाकर दोनों को एक साथ मिलाया, तो ये आपके पास पीएच आ गई दोनों सॉल्यूशंस को मिलाकर। ठीक है, ये पीएच आने के बाद अब आप पार्ट बी सॉल्व करेंगे। अब पार्ट बी के लिए यहाँ पर मैं की सेंटेंस लिख रहा हूं, इस की सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझिएगा और लिखिएगा। इफ एसिड इज एडेड, अगर बफर सॉल्यूशन के अंदर एसिड को ऐड किया जाए या बफर सॉल्यूशन के अंदर बेस को ऐड किया जाए तो क्या होगा, अब ये समझ लीजिए। इफ एसिड इज एडेड, अगर एसिड को ऐड किया जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इंक्रीजेस। ठीक है, एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी और कंसंट्रेशन ऑफ बेस डिक्रीजेस। एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, बेस की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। और अगर बेस ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन एसिड की डिक्रीज करेगी, और अगर और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस, सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। पिछले बारी में मैंने एक जुमला यहाँ पे, ये बेस नहीं है, ये सॉल्ट का लफ्ज है, मैंने गलती से बेस लिख दिया है, इसको जरा सही कर लीजिए। ये बेस का लफ्ज नहीं है, ये सॉल्ट है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, क्योंकि ये बात आप याद रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, लेकिन अगर आप ये बात याद नहीं रखेंगे तो आपसे गलती हो सकती है। ठीक है, ये याद करने के बाद अब हम पॉइंट पार्ट बी की तरफ सॉल्व चलेंगे। अच्छा, पार्ट बी में अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? पार्ट बी में अब मैं 0.1 मोल HCl गैस को इंसर्ट कर रहा हूँ इस बफर के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा? अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ 0.1 मोल HCl गैस इज एडेड, अगर 0.1 मोल HCl को ऐड किया जाए। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि मोल के अंदर कोई भी चीज सॉल्व नहीं होगी, कंसंट्रेशन में सॉल्व होगी। तो यू नीड टू कन्वर्ट दिस मोलर वैल्यू इनटू इट्स कंसंट्रेशन वैल्यू बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ मोल विद वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 0.1, और वॉल्यूम जो इस सवाल में दिया हुआ है वो 1.01 दिया हुआ है। तो डिवाइड करके मुझे आंसर बताइएगा कितना आ रहा है? 0.099। 0.099। ठीक है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन का आंसर आ गया। अब जैसा कि हमने कहा कि एसिड अगर ऐड होता है तो एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। ओके, तो हमारे पास हेंडरसन्स इक्वेशन में अप्लाई करूं उससे पहले यहाँ पर देखिए कि कंसंट्रेशन में क्या फर्क आएगा। कंसंट्रेशन जो एसिड की है मेरे पास वो है, ऊपर जाके देखते हैं, यहाँ पे हमने निकाली थी 0.990। ठीक है, एसिड की कंसंट्रेशन यहाँ पर 0.990 है, ये इंक्रीज करती है। जब एसिड ऐड होता है तो ये इंक्रीज करती है, उतनी इंक्रीज करेगी जितनी यहाँ पर वैल्यू हमारे पास एसिड की हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये इंक्रीज हो गया। और सॉल्ट का जब केस होगा, जब बात करेंगे सॉल्ट की,
तो सॉल्ट के मामले में ये वैल्यू डिक्रीज होगी। सॉल्ट की कंसंट्रेशन है 0.990, तो ये माइनस बाय 0.099। अब मुझे आंसर बताइए दोनों के क्या आ रहे हैं। सर फर्स्ट वाले का 1.089 आ रहा है। 1.089 और सेकंड का सेकंड का 0.891। 0.891। ठीक है, 91। अब हम हेंडरसन्स इक्वेशन दोबारा अप्लाई करेंगे। तो जब सर हेंडरसन्स आपको ये वाला स्टेप समझ नहीं आया जो भी आपने किया ना। कौन सा स्टेप, ये वाला? जो भी आपने किया था वो ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला। बेटा ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए इतना याद कर लीजिए कि इस पूरे सवाल में ये एसिड है, ये सॉल्ट है। तो मैंने लिखा तो है कि अगर आप एसिड ऐड करते हैं किसी भी बफर में, तो एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है और बेस की सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। जित कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज, जितना आपने एसिड ऐड किया है। ये याद कर लीजिए, इसके अलावा कोई दूसरी बात होगी ही नहीं। या तो एसिड ऐड होगा बफर में, या बेस ऐड होगी। तो एसिड में ये होता है, बेस में ये होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। हुजैफा बेटा अपना कैमरा ऑफ कीजिए। जी, महक आपको क्लियर है? महक आपको क्लियर है ये? बेटा कम से कम जवाब तो दीजिए। जी लो, क्लास में ही नहीं है। क्लास में नहीं। अजीब इंटरनेट कनेक्शंस हैं यार, अजीब मतलब। क्लास हो रही है, बोला भी है कि इस वक्त इंटरनेट को जरा सही से रखा करो। खैर, हेंडरसन्स इक्वेशन क्या है? पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। ठीक है, अब पी के ए की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, 3 पॉइंट कितनी थी ऊपर हमने निकाली है, 74। पी के ए की वैल्यू निकाली है 3.74 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन ये वाली पुट कीजिए 0.8। सॉल्ट की कंसंट्रेशन ये वाली पुट कीजिए 0.891 वाली, और एसिड की कंसंट्रेशन ये पुट कीजिए 1.089 वाली, क्योंकि ये चेंज होने के बाद आएगी। और मल्टीप्लाई वगैरह करके सब कुछ करके जरा पीएच बताइए, पीएच कितनी आ रही है इसकी? पीएच कितनी आ रही है इसकी? बेटा कोई है इस वक्त क्लास में? सर 4.5 आ गई। 4.5। बाकियों को आवाज मेरी नहीं आ रही है, या बाकियों को कुछ बोलने में शर्म आ रही है? नहीं सर, कैलकुलेट कर रही थी मैं। तो बेटा माइक खोल के बोल दो, सर 1 मिनट कैलकुलेट कर रही हूँ। सॉरी सर। जो कम से कम पता तो होगा कि तुम लोग जिंदा होकर क्लास ले भी रहे हो, या बस मुझे अपना नाम दिखाकर कहीं गायब हुए हुए हो। ये चेक कीजिए, यही आया आंसर 4.5। तो मेरे पास 3.65 आ रहा है। सर मेरे पास भी 3.65 आ रहा है। आप उस्मान चेक कीजिए, आपने कुछ गलती की है। आंसर आ रहा है 3.65। इसके बाद हम दूसरा
हिस्सा सॉल्व करते हैं। दूसरे हिस्से में क्या कहा था कि अगर 0.201 मोल NaOH ऐड किया जाए उसी वॉल्यूम में, तो वो मैं यहीं इसके सामने का ऐड वो कर रहा हूं ताकि आपके सामने ही रहे दोनों चीजें। तो पार्ट बी का अब दूसरा हिस्सा क्या है कि इफ 0.201 मोल ऑफ NaOH इज एडेड, तो इतना अगर NaOH को ऐड किया जाए तो क्या होगा, इक्वेशन में क्या फर्क आएगा, जरा ये देख लीजिए। तो पहले तो मैं कंसंट्रेशन फाइंड कर लेता हूँ, NaOH की कंसंट्रेशन क्या है, क्योंकि बिना कंसंट्रेशन के सॉल्व नहीं होगा। N/B, N इज 0.201 और वॉल्यूम इज 1.01। तो जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर बताइए क्या आ रहा है। 0.199। 0.199 ये आपके पास कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, उसकी जो चीज ऐड हुई बेस। ठीक है, अब जब बेस ऐड होता है तो सेंटेंस के मुताबिक एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। कितनी डिक्रीज कितनी इंक्रीज, उतनी ही जितनी आपने वो एसिड या बेस ऐड किया है। तो अब मैं यहाँ पर एसिड की कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ, और सॉरी ये अपॉन में नहीं है, और सॉल्ट की कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ। ओरिजिनली एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.990, और ओरिजिनली सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी इतनी है, 0.990। सही है। यस तो सर। एसिड की कंसंट्रेशन कम होती है, कितनी कम, उतनी कम जितना आपके पास एसिड या बेस ऐड हुआ है, 0.199। और सॉल्ट की कंसंट्रेशन इधर बढ़ती है तो ये हो जाएगा 0.199। बस ये चीज याद रखिएगा, तो कभी इस न्यूमेरिकल में गलती नहीं होगी। आंसर बताइए। सर एसिड का आंसर है 0.791। 0.791 और सॉल्ट का 1.18। 1.189। 1.189। ठीक है, अब इसके बाद हेंडरसन इक्वेशन अप्लाई कीजिए। पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ एसिड। अब pH आपके पास बराबर आ जाएगा 3.74। pKa की वैल्यू निकाली प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की वैल्यू, सॉल्ट की वैल्यू है 1.189 और एसिड की वैल्यू 0.791। मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, आंसर बताइए। सर 3.91। 3.91 इसका 91। आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3.91। तो ये हमारे पास इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन था और इसका ये आंसर था। इसको आप अपने पास नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आई गेस मैंने होमवर्क में दिया था आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए। ये अगला हिस्सा है इसका, ये इसके बाद का हिस्सा। तो होपफुली आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद मैं मजीद इसके बाद आगे जाऊं, आप लोग सर जी। सर गैल्वानिक एसिड वाला करवा देना, गैल्वानिक और वोल्टिक वाला है ना वो करवा दे, वो समझ नहीं आया, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अच्छा, तो अब इक्वेशंस में जिन जिन को प्रॉब्लम थी उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंसिंग इक्वेशन। तो अब हम बैलेंसिंग इक्वेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टेप में हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है। इधर क्लोरीन -1 है, इधर सोडियम +1 है, और अगर इधर देखूं तो इधर भी सोडियम +1 ही है। दो के साथ दो एटम्स है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे अगर वो करने की जरूरत पड़ती है तो। इधर क्लोरीन 0 है। बाकी इधर अगर हम देखें ऑक्सीजन के एक एटम -2 होता है दो एटम का,
-4 बनेगा, तो उस -4 को बराबर करने के लिए Mn यहाँ पर होगा +4। और यहाँ पे अगर गौर करूं तो Mn जो है वो +2 है। सल्फेट का जो मॉलिक्यूल होता है वो ओवरऑल में ले रहा हूँ यहाँ पे -2 के बराबर होता है, अलग अलग मुझे लेने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। और अगर इधर देखें तो हाइड्रोजन 1 पर +1 है, इधर भी हाइड्रोजन 1 पर +1 ही है। ठीक है, हाइड्रोजन 1 पर +1 है, उधर भी हाइड्रोजन 1 पर +1 ही है। और ऑक्सीजन जो है वो -2 आ रहा है। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिए मैं, ताकि 2 से मल्टीप्लाई करके वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जो हमें नजर आ रहा है वो कहाँ कहाँ नजर आ रहा है। एक तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज यहाँ नजर आ रहा है, क्लोरीन, 2 क्लोरीन के बीच में नजर आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है। और दूसरा मुझे मैंगनीज में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नजर आ रहा है। उसके अलावा और किसी एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं है, चाहे तो आप चेक भी कर लीजिए। सर जी, सर ये आपने H2SO4 में हाइड्रोजन का +1 लिया और ये -2 आपने ऑक्सीजन का लिया या सल्फर का? ये ओवरऑल -2 ही होता है सल्फेट का। तो अगर आप ऑक्सीजन का ले रही हैं तो सल्फर का भाई +6 हो जाएगा, ये लो। तो इधर भी ओके ओके सर, थैंक यू। सल्फर +6 है, ऑक्सीजन -2 है, इधर भी सल्फर +6 है और ऑक्सीजन -2 है। तो बात तो वही है। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज 2 ही एलिमेंट्स में हो रहा है, और उन 2 एलिमेंट्स का अब आप पेयर बना लीजिए। एक MnO2 में पेयर है, MnO2 और Mn में चेंज आ रहा है। उसके अलावा एक जो आपके पास चेंज आ रहा है वो NaCl और Cl2 में आ रहा है। तो अब आप बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप देखें तो ये -1 से 0 हो रहा है, और ये +2 से, सॉरी +4 से +2 हो रहा है। तो जो मुझे चेंज नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर +4 से +2 हो रहा है, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब है रिडक्शन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन होगा, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अगर आप गौर करें तो इधर 1 क्लोरीन है, इधर 2 क्लोरीन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, जस्ट टू बैलेंस दैट, मैंने इधर ऑटोमेटिकली 2 लगा दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि यार यहाँ पर 2 क्लोरीन नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 1 ही क्लोरीन होगा तो वो अजीब सा लगेगा। क्या इस स्टेप में कोई परेशानी है किसी को? नो सर। सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, जी सर। उसके बाद देखें तो हम इन दोनों, अच्छा अब इसके इलेक्ट्रॉन से इसको मल्टीप्लाई करना होता है, और इसके इलेक्ट्रॉन से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन से इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ऑलरेडी ये 2 से, आपने जब क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया ना, तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चेंज 1 नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चेंज दरअसल 2 इलेक्ट्रॉन का ही है। तो ये दोनों जब बराबर होते हैं ना, तो आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। अब आप यहाँ पर इक्वेशन लिख लीजिए, NaCl जिसके साथ आपने लिखा है 2 प्लस MnO2, और साथ में आ जाएगा आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड। इधर आपके पास आ गया Na2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है, अच्छा ये हो गया Na2SO4 यहाँ पर, और 2 NaCl से। अब सिर्फ बैलेंस आपको कौन नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन भी अभी बैलेंस नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको सल्फेट बराबर नजर नहीं आ रहे होंगे। एक SO4 यहाँ है, एक SO4 यहाँ है, टोटल 2 SO4 है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही SO4 है। तो आप क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाएंगे। जैसे ही आपने इधर 2 लगाया, वैसे ही सल्फेट आपके पास 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन आपके पास 4 हो गए। 4 हाइड्रोजन करने के लिए इधर भी आप 2 लगाएंगे, तो 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, ऑक्सीजन भी बराबर हो गए। 2 ऑक्सीजन, ये 1 सल्फेट, ये 2 सल्फेट, हो गई बैलेंस इक्वेशन। अदीना, यस सर, समझ गई। सर इसमें तो आयन उसकी जरूरत ही नहीं थी ना, इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते थे।
बेटा सारी इक्वेशन डायरेक्ट बैलेंस हो सकती हैं, लेकिन जब आपको कहा है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करना है तो फिर आपको वही यूज करना होगा ना। अब्दुल्ला आप क्लास में हैं इस वक्त? जी सर। सही। अब ये इक्वेशन देखिए, ये भी मैंने बैलेंस करवाई थी आप लोगों को। खैर, अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर लें। इधर पोटेशियम +1 है, इधर भी पोटेशियम +1 ही होता है। क्लोरीन इधर -1 है, इधर क्लोरीन -1 है, इधर भी क्लोरीन -1 है, लेकिन इधर 0 है। क्रोमियम एक एटम, 7 ऑक्सीजन, एक का -2 होता है, 7 से मल्टीप्लाई होकर ये -14 हो जाएगा। -14 को +2 तो मिल जाएगा पोटेशियम से, बचेगा +12। वो +12 क्रोमियम से मिल रहा होगा, यानी एक क्रोमियम यहाँ पे +6 होगा। जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ पर एक क्रोमियम +3 है। इधर हाइड्रोजन वही है, +1 -2, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर भी हाइड्रोजन +1 है। तो अब अगर गौर करें तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आपको सिर्फ दो ही जगह नजर आ रहा होगा, एक आपको क्रोमियम में नजर आ रहा होगा और दूसरा आपको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज क्लोरीन के अंदर नजर आ रहा होगा, ये रहा। तो आप इनके पेयर्स बना लीजिए। एक पेयर मेरे पास आया K2Cr2O7 जो कि डिकम्पोज हुआ है CrCl3 में, और दूसरा मेरे पास HCl जो कि टूट तो रहा है Cl2 में। अब एक चीज यहां पर सेटल करने के लिए समझ लीजिए, मैंने आपको ये समझाया था कि जब आप यहां देख रहे हैं कि क्लोरीन की तादाद ज्यादा है, जैसे अगर गौर करें तो इधर कितने क्लोरीन है, 2, इधर कितने क्लोरीन है, 3, इधर कितने क्लोरीन है, 1, तो 2 3 4 5 और 1 6, टोटल 6 क्लोरीन है। यहां से आपको कितना क्लोरीन मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है ना। यहां से आपको कितना क्लोरीन मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ा होगा, आप यहां पर मैंने कहा था कि आप एक एडिशनल HCl को ऐड कर दीजिए। इस जगह पर मैंने कहा था एक एडिशनल HCl लगा दीजिए। अब मैंने ऐसा क्यों कहा था ये समझ लीजिए। मैंने कहा था ऐसा आप तब करेंगे जब किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर किसी दूसरी साइड पर दो अलग अलग आ रहे हो। जैसे रिएक्टेंट साइड पर क्लोरीन -1 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड पर इसके दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर है, एक 0 है और एक -1 है। ऐसा काम आप सिर्फ तब करेंगे, ठीक है। यहाँ -1 है, अगर मिसाल के तौर पे यहाँ -1 से सिर्फ -1 होता, 0 नहीं होता, ठीक है, तो मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं एडिशनल HCl ऐड नहीं करता। मिसाल के तौर पर यहाँ पे -1 से सिर्फ 0 होता, ठीक है, -1 से Cl -1 से ये सिर्फ 0 होता, ये -1 और ये -1 नहीं होता, तब भी मैं एडिशनल HCl ऐड नहीं करता। यानी एडिशनल जो भी सब्सटेंस आप ऐड करते हैं वो सिर्फ तब ऐड करते हैं जब आपके पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन नंबर्स एक ही एलिमेंट की आपको दूसरी साइड पर नजर आ रही हो। अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो इधर क्लोरीन जो है वो -1 से, सर तो हम HCl को इधर जो है रिएक्टेंट साइड पे इसको हम प्लस नहीं कर सकते, मतलब इसके साथ कोई भी वैल्यू लगा के इसको नहीं बढ़ा सकते? HCl एक अलग से लेना जरूरी है? बेटा आप प्लस लगाकर अल्टीमेटली बाद में ये दोनों ऐड होकर वो एक ही चीज बन जाएंगे एट द एंड। ओके सर। आप या तो ये समझ लीजिए या फिर आप ऐसा कर लीजिए। अगर एक और तरीका इसको बोलने का क्या हो सकता है वो भी बता देता हूँ। एक और तरीका ये है कि आप यहाँ पर टोटल क्लोरीन गिने कितने, 1 3 4, 4 हो गए और 2 6 हो गए, 6 क्लोरीन इधर है और रिएक्टेंट साइड से कितना क्लोरीन मिल रहा है, 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको 6 क्लोरीन चाहिए ना, तो आपने यहाँ पे पहले ही 6 लिख दिया। एक काम आप ये कर सकते हैं, अब ये -1 से 0 हो रहा है, तो देखने में यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन लॉस तो सिर्फ एक एटम से हो रहा है। यहाँ कितने एटम हो गए, 6 हो गए, तो ये 6 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये +6 से +3 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है वो आ रहा है 3 इलेक्ट्रॉन गेन का। लेकिन चूंकि यहाँ पे एटम 2 हैं तो
आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यानी 6 इलेक्ट्रॉन गेन आप कहेंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन इधर लॉस है, 6 इलेक्ट्रॉन इधर गेन है, तो बात तो बराबर है, तो आपको किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसी सूरत में ये आ गया K2Cr2O7 प्लस 6HCl। अब ये प्रोडक्ट साइड पर हो गया आपके पास KCl CrCl3 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब जब यहां तक आप पहुंच जाते हैं उसके बाद आपको अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना होता है। तो इधर K2 है और Cr2 है, तो इधर भी 2 लगाओ और इधर भी 2 लगाओ ताकि दोनों 2-2 हो जाए। अच्छा, जब ये लोग 2 हो रहे हैं तो क्लोरीन अनबैलेंस हो रहा होगा, ठीक है। क्लोरीन कितना हो गया भाई, यहाँ पे 2 1 2, यहाँ पे 2 3 6, 6 + 2 8 हो गया, और 8 और 8 + 2 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो 6 है, ठीक है। तो अभी आप क्लोरीन को रहने दो, आपने अदर देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आपको किसको बैलेंस करना है, दूसरे नंबर पर आपको बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन को। तो जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने आओगे तो इधर 7 ऑक्सीजन है और इधर कितने ऑक्सीजन है, इधर है 1, तो आप इधर 7 लगाकर इसको करोगे, 7 ऑक्सीजन बराबर हो गया। इस 7 के लगता ही हाइड्रोजन कितना हो गया, 7 2 14, इधर हाइड्रोजन 14 है, इधर कितना है 6। बराबर करने के लिए क्या करोगे, इधर आप इसको 14 लगा देंगे। 14 कर दोगे। अब 14 के लगते ही जरा क्लोरीन देखो कितना हो गया, 14 1 14 क्लोरीन, 2 1 2 क्लोरीन, सर 2 अगर हम 3 6 क्लोरीन। Cl2 पे 3 लगा देना तो ये सेटल हो जाएगी पूरी जी रिएक्शन। ऐसा ही है, 3 हाँ 2 6, 2 3 6, 6 + 6 12 और 2 1 2 14 क्लोरीन, इस तरह से बैलेंस होगी। सर अगर हम लास्ट स्टेप में हम 6 HCl की जगह एक HCl एक्स्ट्रा ले लेते तो सर यहाँ पे अभी ज्यादा आसानी हो जाता, HCl की वजह HCl की वजह से और चीजें डिसबैलेंस नहीं होती। बिल्कुल बेटा उस्मान, आपकी बात बिल्कुल सही है। और अगर आप याद करिए तो मैंने आपको क्लास में यही तरीका सिखाया था कि आप एक HCl एडिशनल लगा दें और जितने भी नंबर ऐड करने हैं ना वो उसके साथ ऐड करें। इससे आपकी मेन इक्वेशन, मेन स्ट्रीम इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं होती है, बाद में उसको ऐड कर दीजिए दोनों HCl को। मैंने यही सिखाया था। अभी अब्दुल्ला को ये बात समझ नहीं आ रही थी तो मैंने उनको दोनों ही बातें बता दी कि आप दोनों चीजें कर सकते हैं भाई। आप स्टेप बड़ा मतलब एक एडिशनल ऐड करके भी कर सकते हैं या सारे नंबर एक ही के ऊपर लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर मेरे मशवरे में तो यही है कि आप किसी चीज को ऐड करें। और सर हम ऐड जब करते हैं ना जब एक साइड पे एक एलिमेंट की दो अलग अलग ऑक्सीडेशन वैल्यूज आ रही है। जी जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही है, ठीक है। ठीक है सर। और किसी को ठीक कोई है सवाल अभी? सर आप गैल्वानिक और वोल्टिक वाला करवा दे। ये मैंने आप लोगों को डैनियल सेल में कुछ इस तरह की एग्जाम्पल दी थी, और डैनियल सेल में मैंने आपको ये कुछ एग्जाम्पल दी थी। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हमने लगाए, एक जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया है, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड लगाया है, और जिंक वाले इलेक्ट्रोड को जिंक के सॉल्यूशन में डिप किया है और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड को कॉपर के सॉल्यूशन में। जिंक का इलेक्ट्रोड डिप है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जो कि जिंक +2,
और सल्फेट -2 के आयंस दे रहा होगा। कॉपर का आयन डिप है, कॉपर का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप है, कॉपर +2, और सल्फेट -2 का वो चार्ज दे रहा होगा। मैंने ये बताया था कि जब इस तरह का प्रोसेस होता है तो इस तरह के प्रोसेस में एक इलेक्ट्रोड में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड आयन सॉल्यूशन में मौजूद आयन को अपनी तरफ खींच के न्यूट्रल करता है, और एक इलेक्ट्रोड अपने अंदर से एटम को आयन बनाकर सॉल्यूशन में भेजता है। यानी कि एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो ऑक्सीडेशन का अमल कर रहा होता है, और एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो रिडक्शन का अमल कर रहा होता है। जो ऑक्सीडेशन का अमल करता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है एंड कन्वर्ट टू आयन, और उसके बाद वो आयन बन जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है वो रिडक्शन कर रहा होता है, वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। लाजमी सी बात है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, आयन करेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय आयन एंड कन्वर्ट टू न्यूट्रल एटम। ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक, मतलब जो आपको डैनियल सेल पढ़ाया था, एंड कन्वर्ट टू न्यूट्रल एटम। अब इसके अंदर बस आपको यही देखना होता है कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हमेशा याद रखिए कि इन इलेक्ट्रोड्स का एक रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस होता है, मतलब ठीक है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस रिडक्शन पोटेंशियल जिसका भी होता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। और मोर या हाई रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बस। तो उस हिसाब से यहां पर जिंक में मौजूद एटम जो जिंक का होगा वो सॉल्यूशन में आ जाएगा, सॉल्यूशन में आएगा जिंक +2 आयन बन के, सॉल्यूशन में आएगा जिंक +2 आयन बन करके। जब ये सॉल्यूशन में आएगा तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट ट्रेवल होकर पहुंचेंगे कैथोड पर। जब ये एक्सटर्नल सर्किट के जरिए ट्रेवल कर रहे होंगे तो बल्ब आपका ग्लो करेगा, ये प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ आ गए आपके पास दो इलेक्ट्रॉन, कॉपर का आयन जाएगा इन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। जब कॉपर का आयन जाकर इन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो वो न्यूट्रल होकर यहाँ इलेक्ट्रोड पर चिपकने लगेगा। अब जिंक पर कौन सा रिएक्शन हुआ, जिंक का न्यूट्रल एटम, जिंक का न्यूट्रल एटम जिंक +2 आयन में कन्वर्ट हुआ, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। और ये दो इलेक्ट्रॉन जब वहां गए तो कॉपर के आयन ने उन दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो चिपक गया इलेक्ट्रोड पर। ये सारा प्रोसेस और ये सारा सिलसिला है। अब इसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये सारी चीज समझ में आ गई, इसमें कोई सवाल है? यस सर, समझ आ गया। सर एक बात बता दे सिर्फ कि ये जो इसकी डायग्राम है ये हमें देंगे या ये हमें बनानी पड़ेगी? डायग्राम हो सकता है बनानी पड़ जाए, या हो सकता है आपको दी जाए। तो डायग्राम सबकी एक जैसी ही होती है, और बस इक्वेशन तो हमें दे देंगे ना, इक्वेशन से ही बनेगी डायग्राम तो? जी इक्वेशन दे दी जाएगी आपको। सर ओके सर, थैंक यू। इलेक्ट्रोलाइट कैसे पता चलेगी कि कौन सी डालेंगे? क्या? इलेक्ट्रोलाइट कैसे पता चलेगी कौन सी सेम डालेंगे? इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, जो इलेक्ट्रोड होता है उसी का इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या सारी जैसे बात अगर क्लियर है? सोडियम होता तो जैसे सोडियम, सोडियम होता तो सोडियम का सोडियम इलेक्ट्रोलाइट सल्फेट लेता, होता। सोडियम सोडियम सल्फेट या सल्फेट। सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट ब्लास्ट कर जाता है इसलिए सोडियम सल्फेट लेता। और जो भी हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइट बनानी होगी वो सल्फेट के साथ ही बनाएंगे। सल्फेट के साथ बनाने की वजह ये है कि सल्फेट आयन इनर्ट होता है। और भी कुछ जी सर। इनर्ट आयन्स होते हैं, लेकिन बात ये है कि आपके पास जो बहुत ज्यादा सिंपल है और आपके लिहाज से आसान है वो सल्फेट है। आपने सल्फेट पढ़ा होता है, सुना होता है, देखा होता है, इसलिए आपके पास बार बार एग्जाम्पल सल्फेट की आ जाती है। सर
जी सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से ऑक्सीडेशन का बैलेंसिंग वोल्टेज सेल और न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं ना, मुझे आपने कराए थे जी फैराडे जी वाले। जी जी जी, उसके फैराडे अलावा का और ये सेल पोटेंशियल का। जी सर, उसके अलावा तो कुछ नहीं है ना? नहीं नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। क्या ये सब नोट कर चुके हैं? जी सर। इसके बाद जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, मुझे आपको वो बताना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 9 में ढूंढ रहा हूँ, 9 में कहाँ होगी, एक मिनट रुको। इसके बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बतानी है। सर इसकी रिकॉर्डिंग आज आप आज ही अपलोड कर देंगे? जी अपलोड आज ही हो जाएगी बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लीजिए। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ना ये सारी चीजें पता चल जाती है हमें। रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की तरफ आते हैं तो क्या क्या हो रहा होता है वो ये बता रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से पता चल जाती हैं। अब यहाँ देखो जरा, टाइप प्रॉपर्टीज इंक्रीज डाउन द सीरीज। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें जितना ऊपर जाते जाओगे, मतलब माइनस में जितनी वैल्यू देखो, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं, सही है, वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे। ठीक है, और जितना नीचे की तरफ आओगे हाइड्रोजन से, तो उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन गेन करने, वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होंगे लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीनने वाले, सही है, और दूसरे से लॉस कराएंगे, खुद गेन कर लेंगे। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें और ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक नजर इसको देख लें तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। जी सर, ले लिया। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी। सही है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हवाले से कहानियां थी सारी। हाइड्रोजन इसमें स्टैंडर्ड होता है। मजीद किसी को कोई और सवाल या कंफ्यूजन है? बम क्यों कर दी? मक्खी निकलने दो। खुद भी निकलता है। अहमद, बेटा वाटर आपके पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। नहीं, लुईस उसमें जो ना एकदम अलग हो जाता है ना, क्योंकि बुक के अंदर एमसीक्यूज था कि वाटर क्या है। तो वो था लॉरी का एसिड, लॉरी का बेस, लुईस का एसिड, लुईस का बेस। तो इसमें से क्या नहीं है, तो उसका आंसर शायद लुईस का एसिड था। हम्म, क्योंकि तो मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है ना। ऑक्सीजन, वाटर जो है, वाटर में जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा तो बेस होगा, एसिड थोड़ी हो सकता है। एसिड तो वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो फिर वो ब्रॉन्जलेट के अंदर क्यों वो दोनों है? बेटा वाटर बाय नेचर तो एम्फोटेरिक ही होता है ना, यही तो मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, बाय नेचर तो वाटर एम्फोटेरिक है। अब इस तरह का जो कोई ट्रिकी एमसीक्यूज होता है तो उसकी एक अलग बात है, लेकिन इस तरह के ट्रिकी एमसीक्यूज बनते नहीं है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी हैं यहाँ पर। इन लॉज को, इन थ्योरीज को एक्सप्लेन करने में कुछ इस तरह के इशू हैं। जैसे वाटर है, वाटर कहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो कहीं रिलीज टेंडेंसी टू लूज भी है, तो फिर उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते ना, तो फिर वाटर की एग्जाम्पल वो देते नहीं है आपको आमतौर पे। ठीक है, सही है सर। सर
जी हानिया बोलिए। सर आपने ना एम्फोटेरिक कंपाउंड्स में एक चीज लिखवाई थी कि हम्म। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जितनी बढ़ेगी बेसिक करेक्टर उतना ज्यादा बढ़ेगा। इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ने का मतलब है कि सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत बढ़ेगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होने का मतलब यह है कि सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत बढ़ेगी। बस मैंने ये बात कही है आपसे। और इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत बढ़ेगी तो इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आने की सलाहियत बढ़ जाएगी। और दुनिया की हर पॉजिटिव चीज क्या होती है? अगर मैं पॉजिटिव के एतबार से बात करूं तो लिविस एसिड होगी, लिविस बेस होगी। अब जो मैंने कहा था जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव चीजें होती हैं, हाँ वो मैंने एम्फोटेरिक उस ऑक्साइड नेचर में बताया था कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीशी होती है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना। इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीशी क्या लिखवाया था मैंने? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ज्यादा होगी तो कौन सी टेंडेंसी ज्यादा होगी? एसिड लिखवाया है, बेस करेक्ट लिखवाया है? कौन सा? करेक्टर। तो फिर वो हाँ, हाँ वो ऑक्साइड के बारे में मैंने बात कही थी ना, ठीक है। मैंने कहा था ऑक्साइड उसका बेसिक होगा। अगर मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी तो उसका ऑक्साइड बेसिक होगा, मैंने ये बात कही थी। और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मेटल की कम होती है तो उसका ऑक्साइड जो होता है वो फिर एम्फोटेरिक होता है। ये बात ऑक्साइड की बेसिस पर की थी मैंने आपसे। ये बात मैंने ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्साइड की थी। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएगा, ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकेगा, ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब। सर इसको एग्जांपल के साथ समझा सकते हैं? सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेस, पानी, सॉरी वाटर, तो इट प्रोड्यूसेस NaOH, ठीक है, एंड इट गिव्स ऑफ H2OH और 2NaH2। ये है सोडियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है, क्योंकि ये ऑक्साइड है, तो H और OH ये क्या करता है? ये OH को एक्सेप्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करता है। अब जहां पर जिस जगह पर स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म हुई है तो वो चीज की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी? इस चीज की कैरेक्टरिस्टिक बेसिक हो जाएगी, ये कह रहा हूं। ये इसकी एग्जांपल है। क्लियर है? ठीक। जी सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं। NaO बेस है या सॉल्ट है? NaOH बेस है बेटा। NaO। NaO ऑक्साइड है, ना ये सॉल्ट है ना ये बेस है अभी। जब ये OH होगा तो ये बेस है, और जब ये NaO है तो इसका नेचर बेसिक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक बेसिक सब्सटेंसेस जैसी है, लेकिन ये बेस अभी नहीं है। ये बेस अभी बनेगा, जब पानी में मिलेगा तो ये बेस बनेगा। अभी ये बेस नहीं है, अभी इसकी सर नेचर इसका बेसिक। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्या? दोबारा बोलो इसका बेटा। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? इसका क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है? MCQs बनेंगे इससे, मतलब ये जो बेसिक नेचर प्रॉपर्टी ऑक्साइड वगैरह ये वाली चीजें आपके पास आमतौर पे MCQ में आती हैं, या तो MCQ में आती हैं या अगर CRQ में भी आएंगी तो एक नंबर से ज्यादा के लिए नहीं आती, क्योंकि ये इतनी कोई डिटेल चीजें हैं नहीं कि इसमें आपसे पूछा जाए। यही पूछा जाएगा कि सोडियम ऑक्साइड किस तरह का, क्या नेचर है, एसिडिक है, बेसिक है, ये पूछ लेंगे। या इक्वेशन देके रिएक्शन पूछ लेंगे कि ये NaO और H2O मिल रहे हैं, बताइए क्या बनेगा। इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं। सर पेपर के अंदर हमें वो मिलेगा, यानी जैसे लुईस हम लोगों को कुछ दे दिया होगा, उसके बाद फिर उसकी रिएक्शन करके हमें बताना होगा कि जो है ना ये एसिड है क्या ये बेसिक है, उसमें ये एसिड दिखा रहा है ये बेस बन रहा है। अगर आपको अलग से सब्सटेंसेस नहीं दिए जाएंगे, हो सकता है आपको एग्जाम्पल खुद से देने कही जाए, वहां पर आपको शुरू से आखिर तक सारी एग्जाम्पल खुद देनी है। और डेरिवेशंस आएगी? डेरिवेशन जो बताई गई हैं सिर्फ वो आएंगी, जहाँ पे नहीं बताई गई वहां नहीं आएगी। और मैं कोर्स में आपके प्रॉपरली मेंशन करता हूँ, बताता हूँ कि कहाँ पर डेरिवेशन आपका हिस्सा है और कहाँ नहीं है। और जो हिस्सा होता है सिर्फ वही आपको मैंने क्लास में कराई है, एडिशनल डेरिवेशंस नहीं कराई।
सर KW वाली तो है ना? जी, KW भी है, KA भी है, KB भी है, आपके कोर्स का हिस्सा है। और रिलेशनशिप बिटवीन KA और KB, ये भी आपके कोर्स में है, डेरिवेशन इनकी। हेंडरसन्स इक्वेशन की डेरिवेशन नहीं है आपके कोर्स में। और कोई सवाल? और कोई सवाल किसी को? नो सर। ठीक है बेटा, तो फिर आज की क्लास यहीं ऑफ कर रहे हैं।